नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी पीएससी जो परीक्षा हुई आज ही, अर्थात 1/10/2022 को जो परीक्षा हुई उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या जो पिछले साल इन्होंने बदलाव किया यूपीएससी पैटर्न पर, क्या उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है या उसमें कुछ परिवर्तन आया है। पहली पॉइंट, सटीक आंसर क्या होना चाहिए उस पर बताएंगे। और हाँ, अनुवाद तक चलेंगे। जो 18 अनुवाद पूछा सबका मैं आज अनुवाद आपको बोर्ड पर बताऊंगा और आप लोग मिला लीजिएगा। तो सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन पेपर को उल्टाइए, क्योंकि अभी अभी जस्ट क्वेश्चन पेपर आया है। तो मैंने सोचा कि आप लोग के घर आते आते मैं विश्लेषण करके आप लोग के सामने उपस्थित कर दूं, तो इसलिए मैंने उपस्थित हुआ। तो पहली बात तो देखिए, कुछ मेन पॉइंट है, मुख्य बात है कि जब मैं 2 साल पहले लगभग सिलेबस विश्लेषण किया था, उस समय मैंने आपको एक बात बताया था, ये यूपीएससी से भी टफ सब्जेक्ट है। मतलब संस्कृत यूपीएससी की दृष्टि से देखिए, और मैंने बताया था और रियल टफ है भी। लेकिन पिछले साल जो इन्होंने यूपीएससी पैटर्न पर लाया, अब लगभग यूपीएससी के तरह ही यूपी पीसीएस का भी सिलेबस संस्कृत का है। टफ इस मामले में था कि आपको मैंने बताया था कि इसमें कितना पढ़ना पड़ता है, व्याकरण पूरा, और कितने किताबों को पढ़ना पड़ता था। आप लोगों को मैंने देख लीजिएगा, विश्लेषण जो मैंने दिया है उसको ज़रूर आप देखिए, फिर इस वीडियो से आप तुलना करिए कि क्या आसान था या आसान नहीं था। दूसरी बात देखिए, टफ यदि यूपीएससी से है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी में 500 में 300 नंबर लाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन असंभव ही नहीं है। लेकिन आप यूपी पीसीएस में देखिए, 400 में 300 प्लस कितने को आ जाता है। विपिन सिंह भरे को 326 नंबर आ गया है, जो 4th रैंक था, हिंदी माध्यम का टॉपर पूरे यूपी में। अश्विनी सिंह को इंग्लिश मीडियम में था, 327 नंबर है 400 में। मृत्युंजय को 320 नंबर है। उसी तरह सिद्धार्थ पाठक आप देखें, ललित को, अवनीश मिश्रा को, जितने भी आपका रैंक आया है टॉप 20 में, सबको 300 प्लस मार्क्स है। इसका मतलब टफ है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, नंबर भी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात कि उस विश्लेषण को आप यदि देखेंगे और आज के विश्लेषण में देखेंगे तो अंतर है। पहले जो था, मैं पहले के आधार पर बताता था, और आज आप लोग क्वेश्चन पेपर देख भी लिए होंगे कि ये यूपीएससी के तरह यूपी पीसीएस भी प्रत्येक साल कुछ न कुछ बदलाव करते रहते हैं। पहले क्या था कि पिछले साल इन्होंने जो बदलाव किया कि आपका यूपीएससी की तरह 1 और 5 कंपलसरी कर दिया फर्स्ट पेपर में, सेकंड में भी 1 5 कंपलसरी। लेकिन सेकंड में जो पिछले साल अनुवाद कंपलसरी था, इस बार उन्होंने ऑप्शनल डाल दिया। ऐच्छिक देना है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपको पता है कि यूपीएससी में 1 और 5 कंपलसरी होता है। आप याद करिए कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन वो भाषा विज्ञान से पूछ रहा है, वो जो हिंदी में है। लेकिन मुझे लगता है आने वाला टाइम में ये पक्का जो है उसको संस्कृत में करेगा, अर्थात व्याकरण को, क्योंकि यूपीएससी संस्कृत में वहाँ दूसरे नंबर पर पूछा जाता है, और निबंध 5 तो यूपीएससी में पूछ रहा है। उसी प्रकार देखिए, पहले क्या था, पिछले साल तक आप देखेंगे कि फर्स्ट पेपर में 1 क्वेश्चन निबंध कंपलसरी संस्कृत में था, सेकंड का 1 जो था व्याख्या वो कंपलसरी संस्कृत में, और अनुवाद, यानी 3 क्वेश्चन संस्कृत था कंपलसरी, दोनों पेपर मिला के संस्कृत में लिखना। उसी तरह यूपीएससी में भी 3 था। लेकिन इस बार का यदि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन पेपर, तो क्या है, फर्स्ट में तो केवल 1 क्वेश्चन निबंध कंपलसरी संस्कृत में, और सेकंड में केवल 1 क्वेश्चन व्याख्या संस्कृत में कंपलसरी, और 4 क्वेश्चन हिंदी में लिख सकता है सेकंड पेपर, और फर्स्ट में भी 4 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश में जो आपका मीडियम है। तो देखा जाए तो अब जो सिलेबस कर दिया है, खासकर अब बहुत ही आसान कर दिया, बल्कि यूपीएससी से भी आसान अब संस्कृत का यूपी पीसीएस में सिलेबस हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर उल्टाइए। क्यों? अब आप फर्स्ट पेपर में पहले आपको ए बी सी डी ई 5 सेक्शन से सारी किताब को पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब केवल और केवल भाषा विज्ञान पढ़ लीजिए, मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन बनता है, आपको 6 क्वेश्चन उसे मिल जाएगा। व्याकरण, संधि, समास, कारक और प्रत्यय पढ़ लीजिए, आपको 2 क्वेश्चन इसमें, अर्थात 80 नंबर यहाँ 80 नंबर वहाँ मिल जाएगा, जो कि आपको 3 करना है। तो सेक्शन ए से 3 दे दीजिए। इसका मतलब भाषा विज्ञान, ग्रामर,
काव्य प्रकाश पढ़ लीजिए, प्रथम उल्लास और द्वितीय उल्लास, काम खत्म। यानी कि 2 से 3 टॉपिक, भाषा विज्ञान, व्याकरण और काव्य प्रकाश मम्मट का, और ध्वन्यालोक तो एकमात्र प्रथम उद्योग पढ़ना है उसमें। आप अब गीता छोड़ सकते हैं, सांख्यकारिका छोड़ सकते हैं, कठोपनिषद छोड़ दीजिए, वेदांत सार छोड़ दीजिए, ये सारे 4-5 किताबों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। अलंकार भी छोड़ सकते हैं। मतलब अब आपके पास छोड़ने का बहुत ऑप्शन आ गया। इस दृष्टि से देखिए, फर्स्ट पेपर में केवल और केवल भाषा विज्ञान, व्याकरण और काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक पढ़ लीजिए, एकदम पूरा कंप्लीट। हाँ, व्याकरण पर आपको अच्छी पकड़ बनाना है, पहली बात। उसी तरह सेकंड पेपर में देख लीजिए, व्याख्या तैयार कर लीजिए केवल 4 किताब से, मेघदूत, सुखनाशोपदेश, नीति शतक और किरातार्जुनीयम। आप नलचंपू पूरा छोड़ दीजिए, शिवराज विजय पूरा छोड़ दीजिए। क्यों? आपको 2 तो मिलना ही मिलना, 4 देगा तो आप छोड़ दीजिए। संस्कृत में राइटिंग आपको आ रहा है, अनुवाद आता है, आप आराम से व्याख्या कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ये देख लिए कि सेकंड पेपर। और हाँ, संस्कृत साहित्य का इतिहास यदि आप पढ़ लेते हैं, चाहे वाचस्पति गैरोला का या तो उमाकांत ऋषि का, और संस्कृत में राइटिंग सीख लीजिए, कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप आराम से सेल्फ स्टडी करके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन हाँ, यूपी पीसीएस का जो मांग है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अब आइए क्वेश्चन पेपर देखते हैं फिर किस तरह से पूछा गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट पेपर में आपको 2 सेक्शन बटा होगा, सेक्शन ए और बी। 1 और 2 में भाषा विज्ञान पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पता ही है, 15-15-10। तो भाषा विज्ञान से कुल मिलाकर आपको 15-15-10, 15-15-10, 1 और 2 नंबर क्वेश्चन में है। तो उसमें से आप 2 का 2 कर सकते हैं। तो ग्रामर से 1 कर लीजिए व्याकरण से, या व्याकरण से 2 कर लेते हैं तो भाषा विज्ञान से 1। यानी कि ग्रामर, व्याकरण और भाषा विज्ञान करते सेक्शन ए तैयार हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। और मैं सबको सलाह दे रहा हूँ शुरू से कि आप ग्रामर का 2 दीजिए। पहले यह ऑप्शन नहीं था 2 देने का, ये पिछले साल से आपके पास ऑप्शन, और इस बार मैंने बोला भी और लिखे भी आप लोग होंगे, 2 व्याकरण से देना है आपको। तो देखिए भाषा विज्ञान में क्या क्वेश्चन आया है, ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं का वर्णन करें। ध्वनि परिवर्तन, जिसमें से आपको समीकरण, बीस्मीकरण, उसके बाद आपका आगम, लोप आदि सब बातों को लिखना था। आप देखेंगे मटेरियल में मिल जाएगा। दूसरा, संस्कृत ध्वनियों का उच्चारण स्थान का विवेचन करें। वही अकु विसर्जनिया नाम, कंठयचु, यशा नाम, तालु, जो कि आपके मटेरियल का लास्ट पेज देखिए तो आपको ज़रूर उसमें मिलेगा। और ये भी 10 नंबर देखिएगा, एक पेज में मैंने बना के दिया है, और उधर भी आप उल्टा के रखिए अपने पास मटेरियल, तब आपको पता लगेगा कि क्या 20 से 25 क्वेश्चन में 6 मिल रहा है कि नहीं, या 14, 12 और 22 बुकलेट पढ़ने से आपको मिल रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर देखो अर्थ परिवर्तन के कारण, जिसमें हम लोग देखते हैं भौगोलिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, ये सब कारणों को वहाँ लिखना था। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया, जो कि ये आपको देना ही देना था। और आप देखेंगे तीनों का तीनों हूबहू एकदम, जिसको कहते हैं, आप लोग लिख भी लिए होंगे। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय। तो आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर, इसको भी मध्यकालीन को 3 भाग में बांटा गया, 1500 ईसा 500, 500 से 1000, 1000 से आधुनिक। तो ये आपको इसमें लिखना था। खासकर मध्यकालीन को भी 3 भाग में बांटा गया, इन तीनों बातों को दिखाना था। खासकर विशेष रूप से जब अपभ्रंश से आधुनिक तक को आपको दिखाना था। लिखे भी होंगे आप लोग। भाषा उत्पत्ति के विषयक विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन करें, जैसे दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत, सांकेतिक सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, रणन सिद्धांत, ये सब जो आप लोग लिखे भी होंगे, ये बातों को लिखना था। और संस्कृत ध्वनियों का आभ्यंतर प्रयत्न का विवेचन करिए। आप लोग को पता है, देखे होंगे लास्ट के पहले जो आपको मटेरियल हो उसमें ज़रूर होगा कि प्रयत्न 2 प्रकार के हैं, एक आभ्यंतर, एक बाह्य। बड़ा अच्छी बात है, 1 सप्ताह पहले यूपीएससी ने बाह्य प्रयत्न पूछा जो 11 से 11, और यूपी पीसीएस छोटा भाई था, इन्होंने आपका आभ्यंतर प्रयत्न पूछा। आभ्यंतर प्रयत्न 5 है। कौन कौन आपको पता है? अस्पृष्ट, ईसत अस्पृष्ट, विवृत, ईसद विवृत और समृत। लिखे भी होंगे, मटेरियल में भी था, कहीं भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो हम आपको ये कहना चाहिए, भाषा विज्ञान से यदि आप 2 दे देते हैं तो फिर ग्रामर से 1 ही ऑप्शन बचा। लेकिन मैंने आपको सलाह दिया था कि आप लोग भाषा विज्ञान से 1 दीजिए, ग्रामर से 2 कर दीजिए।
क्योंकि ग्रामर में मैं 80 में तो 80 नहीं कर सकता, हाँ 75, 76, 78 तक, 90, 79 तक हाँ आ सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, एग्जाम का प्रेशर रहता है, एक आध सूत्र गलत किए आ गया 79, लेकिन फिर भी भाषा विज्ञान के अपेक्षा व्याकरण में आपको अच्छा नंबर आएगा। अब आइए देखिए व्याकरण में क्या पूछा है। तो भाषा विज्ञान से क्लियर हो गया, आप लोग जैसे क्या क्या आंसर होना चाहिए, क्या क्या मूल बिंदु, मूल पॉइंट जो होना चाहिए वो मैं आपको इंगित कर रहा हूँ। देखिए सूत्र उल्लेख पूर्वकम संधि कार्य, रूप सिद्धि नहीं करना है, सीधा है, कृष्ण प्लस रिद्धि दिया है, आद गुना लिखना था, उरन रपड़ा के सहयोग से रपड़ा आदेश करना था और 2 से 3 पंक्ति में आपको लिखना था यहाँ पर। फिर उसी तरह दूसरा सत प्लस चित, सबसे पहले झलाम जसवंते लाएंगे, तो का दौ करेंगे, फिर हम स्तोष चुनस चू लाएंगे, दो का जौ करेंगे, फिर हम खरी चौ लाएंगे। यहाँ 3 सूत्र आपको मिनिमम लिखना था और 3 से 4 पंक्ति बनाना था। मेरे विचार से आप लोग लिखे होंगे तो 5 में 5 आएगा, नहीं लिखे होंगे ये 3 सूत्र तो कम आएगा नंबर। पुनर्रमते, मटेरियल में कभी को पुनस्रमते देगा, यदि पुनस्रमते देता था हम ससजु सोरू लाते, सकार का रू करते, लेकिन ये पुनर्रमते तो पहले हम रोड़ी लिखेंगे, रोड़ी सूत्र से रकार का लोप हो गया और ढ्रलोपे पूर्वश दीर्घो न, सूत्र तो आप लोग को पता ही होगा, इस सूत्र से अ का आ कर देंगे और पुनर्रमते, यहाँ 2 सूत्र मिनिमम आपको संकेत करना था। तो ये तो हमने कर लिया आपका। अब हमारा जो है अगला है नियम निर्देश पूर्वकम समासो विवेचनीय। ध्यान रखें, नियम निर्देश रूप सिद्धि नहीं प्रक्रिया बता रहा है, तो यहाँ नियम, ये भी आपको 4 से 5 लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं। अध्यात्मम क्लियर है, आत्मनि इति विग्रह होता है हमारा, यहाँ अलौकिक विग्रह कोई ज़रूरत नहीं है, अलौकिक विग्रह तो वहाँ लिखा जाता है जहाँ रूप सिद्धि प्रक्रिया बताई जाती है। लेकिन क्या करिएगा, कुछ लोग कुछ अलग हट के लिखने के लिए कुछ से कुछ लिख देते हैं। मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आया कि यहाँ पर क्या है कि संस्कृत का यदि किसी ने नुकसान किया तो संस्कृत पढ़ाने वालों ने ज़्यादा नुकसान किया है। वो थोड़ा अपने को हट के बताने के चक्कर में विद्यार्थी का रिजल्ट भी हट के हो जा रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, नहीं तो आप देख रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं पहले से बताया आ रहा हूँ, 2003 से जब से पढ़ा रहा हूँ, वही यूपी पीसीएस का पैटर्न वही है, वही लिखिए, जो हट के लिख रहे हैं उसका रिजल्ट भी हट के हो रहा है। तो चलिए फिलहाल आत्मनि इति विग्रह करेंगे, अव्ययम विभक्ति समास सूत्र है, आप चाहें तो यहाँ पूरा सूत्र लिखिए। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्था भावात्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व वियोगपद्य सादृश संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। हाँ, यदि किसी ने नहीं लिखा तब भी आप अव्ययम विभक्ति देकर निकलते, यदि किसी ने पूरा लिखा तो आपको नुकसान होगा। सूत्र पूरा लिखना है, उसके बाद हम नकार का लोप कर देंगे, फिर इको एनची लाएंगे, ध्यान रखिए संधि का, जब अध्यात्म बन जाएगा तब हम स्वादिकारी करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में, ये नहीं सुवोजस अमोटस टाभ्याभ्यस भ्याभ्यस घसिभ्याभ्यस नोसम न्योसुप सब चुप, ये सब बिल्कुल नहीं है। अब आइए राजपुरुष, राज्ञ पुरुष क्लियर है, षष्ठी सूत्र है, षष्ठी सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष समास कर देंगे, राजन आएगा, नकार का लोप कर दीजिए, राजपुरुष बन जाएगा, स्वादिकारी कर देंगे, क्लियर है। फिर हमारा है हरिहर, हरि चौ हरह चौ, 4 थे द्वंद्व से द्वंद्व समास करेंगे, इसमें कहीं संधि नहीं, जहाँ संधि प्रक्रिया संधि कर देंगे, नहीं तो दोनों हरिहर बनाएंगे और उसके बाद स्वादिकारी कर देंगे। तो समास क्लियर हो गया, आप लोग लिख लिए होंगे, 15 में 15 यहाँ आपको नंबर आ सकता है। अब हमारा देखिए सूत्र उल्लेख पूर्वक कयोश्चित द्वयोरेव कृत्य प्रत्यय विधि विवेचनीय है, केवल 2 4 है। आपको पता है कि संधि में कोई ऑप्शन नहीं देता है 3 में 3 करना है, समास में कोई ऑप्शन नहीं देता है 3 में 3 करना है, लेकिन कृदंत प्रत्यय में ये 4 में से 2 मांग रहा है। हो सकता है आने वाला टाइम में यही कंपलसरी कर दे, ध्यान रखिएगा, ये एक संभावना है, ये नहीं कहता कर ही देगा, वो बदल सकता है, क्योंकि यूपीएससी में ग्रामर को वह 1 में डाल रहा है, तो ये क्यों सेकंड में दे रहा है ये तो खैर चलिए। तो ये भी हो गया। अब देखिए कर्ता, क्री धातु में त्रिच प्रत्यय करेंगे, नबुल त्रिचो सूत्र है, आप लोग पढ़े भी हैं और पढ़े भी होंगे, बाद बाकी उसका अनुबंध लोप कर देंगे, है ना, उसके बाद त्रिच का गुण अर करते हुए कर देंगे। प्रियम बद, आपका सूत्र एक है प्रिय वसे बद खच, प्रिय वसे वद खच, प्रिय और वश के साथ वद धातु के साथ खच प्रत्यय होता है, बता लिए होंगे आप लोग। फिर हितम, हा धातु है, निष्ठा सूत्र है और इस पर अक्तो प्रत्यय है, उसके बाद हा आ का ई आदेश करेंगे, स्वादिकारी करेंगे।
अनुबंध लोप करते हैं। अनुबंध वाला देख लीजिएगा, लेक्चर 12 जो आपको दिया है यूट्यूब पर अनुवाद के क्रम में, लेक्चर 12 उसको जरूर देखिए। चिकीर्षु, इसमें ऊ प्रत्यय है, सनासंस भिक्षु सूत्र है, सनासंस भिक्षु ऊ, इससे हमारा चिकीर्षु से ऊ प्रत्यय, इस पर ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं था, स्वादिकार करना था। तो ये आपका क्लियर हो गया, 2 करना था, 4 का 4 आप देखेंगे मटेरियल उल्टा के देखते रहिए, तब आपको पता चलेगा मिल रहा है कि नहीं। आइए, मैंने इस बार बोला था कि 4 नंबर भी सबको देना है और लगभग सभी दिए भी होंगे, कुछ अपवाद को छोड़ के। देखिए, गानपतम पाशुपतम, एकदम मटेरियल के स्टार्टिंग के पहले पेज के पहले उदाहरण आप देखेंगे, है ना। गणपति प्लस अन अश्वपत्या दिव्य अन, इसी सूत्र से दोनों हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब एक ही सूत्र से दोनों काम चल गया। विग्रह कर देंगे, विग्रह करेंगे, उसके बाद सूत्र लाएंगे, फिर अनुबंध लोप करेंगे, वो सब जो प्रक्रिया मैंने आपको बताया है। 3 से 4 पंक्ति ध्यान रखिएगा कम से कम। कानिनः आपका है, कन्या शब्द से अन प्रत्यय है, उसके बाद एक आपने सूत्र कन्याया कनीन च, कन्या का कनीन आदेश होता है, आदि एच की वृद्धि करेंगे, स्वादि कार्य करें, कन्या कनीन बन जाएगा। उसके बाद हितम, ये जस्ट ऊपर का ही है, इसका मतलब ही उसका उठा के दे दिया। तो आपको कोई 2 करना था, 3 मिल गया था, आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब आप देखिए, तद्धित में भी आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे, इतने मटेरियल में कौन सा, मैंने कहा स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए आ जाएगा, और लगभग आ ही गया। तो मेरे विचार से व्याकरण का आप देख लिए, हमने इसको तद्धित देख लिया। अब आइए स्त्री प्रत्यय, सूत्र उल्लेख पूर्वक 3 का स्त्री प्रत्यय मृद्वी, क्या सूत्र है, बोतो गुण वचनात्, कौन सा प्रत्यय इसमें, इसमें ङीस प्रत्यय है। आप देखेंगे ओकारांत शब्द से, गुण वचन शब्द से, मृद्वी में कोमल, तो यहाँ विकल्प से बनता है, वामन विकल्प से। आप यदि मटेरियल देखेंगे तो सूत्र नंबर 6 है। फिर आपका गोपी, सूत्र है पुम योगादाख्यायाम, गोपस्य स्त्री इति गोपी, गोप शब्द है, उसमें ङीस प्रत्यय जुटा हुआ है। फिर आपको जो बताएंगे इसका अनुबंध लोप कर दीजिए, भसंज्ञा यस्यति च, उसके बाद वर्ण सम्मेलन स्वादि कार्य करके आप लोग कर लिए होंगे। फिर सूर्या, आपको मैंने बताया सूर्य देवतायाम चापवाच्य, मटेरियल उल्टा के देखिए जरूर आपको मिलेगा, सूर्य देवतायाम चापवाच्य, यहाँ चाप प्रत्यय है, ये वार्तिक है, सूत्र नहीं था, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है, सूर्य यदि देवतावाची होता है सूर्या तब होगा चाप प्रत्यय, अन्यथा दूसरा प्रत्यय हो जाता है। तो आप वार्तिक से है, और ये तो क्लियर है। युवती यूनस्ति सूत्र है, युवन शब्द से ती प्रत्यय नकार का लोप कर दे, स्वादि कार्य करे युवती। तो ये भी आपका 4 में से 3 करना, 4 का 4 एकदम। पेज उल्टा के देखिए, मटेरियल में डायरेक्ट मिल रहा है। सी, नियम निर्देश सहित 2 का रेखांकित पद का विभक्ति व्यवहार है प्रतिपादनीय, ध्यान रखिए विभक्ति 3 से 4 पंक्ति बनाना है। द्रोणो ब्रीहि, द्रोणा जहाँ ओ है, जब हम लोग कहते हैं मीनिंग निकालेंगे तो विसर्ग द्रोणा है, द्रोणा का मतलब एक वजन होता है 5 kg का, उसमें प्रथमा रेखांकित पदे प्रथमा विभक्ति वर्तते, प्रातिपदिक आदि भी स प्रथमा विभक्ति भवति, एतदर्थम सूत्रम अस्ति, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति है, चूँकि यहाँ परिमाण अर्थ में है। फिर प्रजाभ्य स्वस्थि, रेखांकित पदे चतुर्थी विभक्ति, नमस्वस्ति स्वाहा, नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ योगाच्च, इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति। मातु स्मरति, यहाँ पर मातु में षष्ठी विभक्ति है। कर्मादीनाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठीएव, इस वार्तिक के सहायता से षष्ठी से इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति, ध्यान रखिएगा। चतुर्थी संप्रदाने षष्ठी से, ये 2 जगह है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग लिखे होंगे सूत्र में। तो इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति। कटे आस्ते, सप्तमी का एक वचन है, तो रेखांकित पदे सप्तमी विभक्ति, हिंदी में लिखते हैं तो रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति है। आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा है, उसके बाद सप्तम में अधिकरण नौचौ से उसमें सप्तमी विभक्ति लगी है। तो इसका मतलब एकदम बिल्कुल आप देखे होंगे कि मात्र कारक का 1 पेज का मटेरियल है। उसी तरह आपका देखेंगे सूत्र का 15 ही सूत्र तो पढ़ना है आपको लघु सिद्धांत से, मात्र उसी में आपको आएगा। तो व्याकरण से आप लोग मिला लिए होंगे कि क्या सही आंसर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो आप लोग करते हैं। मेरे विचार से मैं बार बार सलाह दिया हूँ कि व्याकरण से 2 दीजिए, क्योंकि इसमें आपको भाषा विज्ञान की अपेक्षा ज़्यादा नंबर आएगा, ठीक है, तो ज़रूर दिए होंगे। और आइए निबंध है, निबंध तो आप लोग के पास यदि हो, नहीं हो तो ज़रूर देखिएगा। जो मैंने 20-25 निबंध आपको गैस करके दिया हो, पहला पेज ही लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, और उसके नीचे लिखा है भारत से प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्थ,
उल्टा के देखे होंगे, आप लोग लिख भी लिए होंगे, एकदम हूबहू। मैं बार बार कहता हूँ, एक संस्कृत से संबंधित याद कर लीजिए, एक गीता का श्लोक से संबंधित याद रखिए, एक आपका नीति शतक आदि सब ये कर लीजिए। 3-4 ऐसे टॉपिक को तैयार कर लीजिए कवि पर, चाहे माघ हो, कालिदास हो आदि सब जो उसकी सूक्तियाँ हैं, एक निबंध पक्का आ जाएगा। तो 3-4 प्रकार के निबंध को तैयार कर लीजिए, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। और संस्कृत राइटिंग आपको आ रहा है तो मुझे लगता है कोई दिक्कत ही नहीं, 250 शब्द मात्र लिखना है, निबंध सटीक लिखना पड़ेगा, सरल सरल शब्दों में लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर है सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति, सब कुछ वेद से सिद्ध होता है। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात शरीरधारी ही धर्म थे। उसके बाद महाकवि कालिदास पर कितना बढ़िया है, कालिदास के बारे में बताना है, 7 रचनाओं के बारे में बताना था। और कर्मयोग, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति ऐसे गीता से दे दिया, कवि से संबंधित। अब पर्यावरण संरक्षण और उपाय, ये पर्यावरण करंट से, तो ये कितना बढ़िया था। तो इसका मतलब आपको 6 में से कोई एक लिखना है। मैं बार बार कहता हूँ संस्कृत को आप अच्छे से सीख जाइए और एक संस्कृत और एक कवि से आप याद कर रहे हैं, निबंध का भी झंझट खत्म। तो लिखे भी होंगे। छठा क्वेश्चन अब क्या है कि सेक्शन बी में आपको मैं सलाह दिया था पहले भी और आगे भी यही दे रहा हूँ, संस्कृत जानिए और एक मम्मट का काव्य प्रकाश पढ़ लीजिए, प्रथम उल्लास द्वितीय उल्लास। और ध्वन्यालोक में केवल 2 ही क्वेश्चन है, वही बार बार रिपीट होता है अब तक जब से परीक्षा हो रही है यूपीपीसीएस का। जैसे काव्य सातवां ध्वनि या ध्वनि के जो अभाववादी सब है, विरोध सब, उसका किया। तो देखिए सांख्य कारिका में पुरुष बहुत्व बिल्कुल आसान है, सांख्य कारिका के अनुसार। वेदांत सार के अनुसार साधन चतुष्टय, नित्यानित्य विवेक वस्तु, साधन चतुष्टय 4 साधन है आपका, नित्यानित्य विवेक वस्तु, तो आपका ये हो गया। उसके बाद यहाँ मूत्र फल, भोग विराग, समाधि शतक संपत्ति और मोक्षत्व, ये 4 के बारे में आपको बताना था। फिर तर्क भाषा अनुसार परमा का लक्षण, परमा का लक्षण, परमा कर्णम परमानम, परमा का लक्षण दीजिए, करण का लक्षण बता दीजिए, बस यही। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ध्वन्यालोक दिशा, ध्वनि अभाववादियों का मत। जैसा कि मैंने बताया था काव्य प्रकाश में ध्वन्यालोक में 3 प्रकार की बातें कही गई है। क्या क्या है? सबसे पहले आनंदवर्धन ने काव्य लिखने के पहले कहता है, एक तो अभाववादी, वो क्या कहता है, ध्वनि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दूसरा है लक्षणावादी, अर्थात उसको भाक्तवादी के भी नाम से जानते हैं। वो क्या कहता है, ध्वनि तो है लेकिन हम उसको लक्षणा शक्ति से जानते हैं, डायरेक्ट नहीं जाते, इनडायरेक्ट। और एक कहता है अनिर्वचनीयतावादी, ध्वनि तो है लेकिन उसका हम कलम से, लेखनी से, मुख से वर्णन नहीं कर सकते। इन्हीं तीनों मत के विरोध को उपस्थापित किया था। यहाँ केवल अभाववादी के बारे में बताते हैं, तो वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, वाचक, लक्षक और व्यंजक, इस शब्दों को बताते हुए आपके अभाववादी को खंडन करना था। और उन्होंने बताया लास्ट में कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति बुधैर कथिता यत् समामनात् पूर्वम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ आनंदवर्धन, ये पहले ही, हमसे पहले ही महाकवि वाल्मीकि आदि ने पहले ही कह दिया। शोका श्लोक तो मागत है, इन सबको उदाहरण देते हुए आपको लिखना था। जैसा कि काव्य ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में, तो प्रथम उद्योत में केवल 2 ही क्वेश्चन बनता है, सबके मत के विरोध या काव्यसात्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है। तो ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लिए, एक क्वेश्चन तो हमेशा मिल रहा है शुरू से। एक ये है मम्मट के काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास पढ़ लीजिए, जिसमें मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन है, यानी कि 8 क्वेश्चन यदि तैयार कर लेते हैं, 2 तो श्योर हो गया, 3 क्वेश्चन ही आपका तैयार हो जाएगा 8-9 में। और एक निबंध कर लीजिए, तो सेक्शन बी से एक निबंध, एक काव्य प्रकाश, और सब कुछ छोड़ दीजिए। या आप कठोपनिषद ये सब बिल्कुल छोड़ सकते हैं, अब जरूरत ही नहीं है। यानी पहले सब बहुत ही आसान, पहले तो हर एक सेक्शन में सारी किताबों को पढ़ना पड़ता था, अब बिल्कुल नहीं। फिर देखिए मम्मट के यदि आप देखते हैं, संकेतितस् चतुर्भेदो जात्यादि जाति रेव वा इति मम्मट के द्वारा, अर्थात यहाँ पर बताया है कि वाचक शब्द है। वाचक शब्द की परिभाषा आप लोग को पता है, साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचक। वहाँ संकेतितम जो साक्षात संकेतित अर्थ को बता हुआ वाचक शब्द है, जिससे वाच्यार्थ की प्राप्ति होती है। यही बताता है संकेतित अर्थ 4 प्रकार के हैं। संकेतितस् चतुर्विधा कौन कौन, ये बताता है। जाति होता है गुण, क्रिया और यादृच्छा, ध्यान रखिएगा। इसी के क्रम में व्याख्या क्रम मीमांसक के बात को उन्होंने, मीमांसक केवल जाति को ही मानते हैं और कहीं नहीं। मीमांसक प्रभाकर भट्ट, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर वर्धन, कुमारिल भट्ट, ये सब के मत को यहाँ उपस्थापित किया और इसके कारणों को, इनके मतलब निराकरण करते हुए अपने मत को उपस्थापित करना था यहाँ। फिर देखिए मम्मट के अनुसार उत्तम काव्य का लक्षण बताइए, क्लियर है। इदम उत्तमम अतिसायनी व्यंग्य वाच्या ध्वनिर्बुधैर कथिता। उत्तम काव्य का लक्षण है ये बताना था आपको। और निशसच्युत चंदनम स्तन तरंग निर्मृष्ट रागो धरो,
इस श्लोक को पूरा लिखना था, लक्षण बताना था, पूरा 10 नंबर का था। तो मेरे विचार से ये क्लियर हो गया। और अधोलिखित अलंकार केवल लक्षण दीजिए। कुछ लोग क्या करता है, उदाहरण भी जबरदस्ती डाल देता है। अरे भैया लक्षण पूछ रहे, उदाहरण क्यों दे रहे? पहले 10 नंबर में वो लक्षण और उदाहरण मम्मट का पूछता था, दशम उल्लास में है। ध्यान रखिए, नवम और दशम उल्लास में अलंकार है, अब पहला और दूसरा, ज़्यादा तो है नहीं। तो आपको यदि अब देना था तो आप दीजिए, और न देना तो छोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या था कि आपको यहाँ केवल लक्षण देना था, कुल मिलाकर 6 था, 3 का देना था, 5-5 नंबर का था। लेकिन हाँ, मम्मट के द्वारा प्रतिपादित जो लक्षण वही देना था। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पेपर में आप देखें तो फर्स्ट पेपर का आप लोग अब बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यदि हम ग्रामर कर लेते हैं तो ग्रामर वाला पार्ट में हम 75-76 ला सकते हैं, और यदि निबंध आप करते हैं तो इसमें भी 35 कर सकते हैं कम से कम। ज़्यादा तो जितना आ सकता है ना, तो 110 नंबर यहाँ भी हम ला सकते हैं 3 क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन जो आपका एक भाषा विज्ञान है और ये है, यदि हमारा कम से कम यदि 25-25 यदि 50 नंबर भी आता है तो भी मेरा 160 मार्क्स आ सकता है, कम से कम, ज़्यादा जो भी है। और 160 मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लाया भी है। आप देखते हैं विपिन सिंह हरे, अश्विनी सिंह और सब ने 160 प्लस नंबर लाए। तो मेरा टारगेट है मिनिमम 150 लाइए। यदि 150 लाते हैं, 300 लाते हैं, तो पक्का एसडीएम बन सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर मेरे विचार से क्लियर हो गया है ना, फर्स्ट पेपर। अब आइए हम लोग देखें। तो फर्स्ट पेपर में देखिए, जो इन्होंने पिछले साल जैसा पूछा लगभग वही रखा, लेकिन मैं बार बार सलाह देता हूँ, एक में वह अभी भाषा विज्ञान पूछ रहा है, आने वाला टाइम में मुझे जहाँ तक लग रहा है वह ग्रामर को कंपलसरी कर सकता है और संस्कृत में, तो इसके लिए आप शुरू से तैयार रहिए और भाषा विज्ञान को दो। यदि सेम यूपीएससी के पैटर्न को लाता है तब, अभी तो नहीं दे रहा है, अभी तो भाषा विज्ञान को ही दे रहा है। तो भाषा विज्ञान पढ़ लीजिए, व्याकरण अच्छे से तैयार कर लीजिए, केवल 4 टॉपिक, और उसके बाद आप काव्य प्रकाश और सारे को छोड़ दीजिए, संस्कृत में राइटिंग अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, अब आइए सेकंड पेपर देखते हैं। सेकंड पेपर में आप लोग को थोड़ा ज़्यादा डर लगा होगा और डरते भी हैं, पहले भी डरते थे, अब भी डर रहे हैं। देखिए सेकंड पेपर का जो 1 क्वेश्चन, उसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थी को दिक्कत आ रही है ना। इस सेकंड पेपर का जो 1 क्वेश्चन, इसमें सबसे ज़्यादा को डर लगता है। क्यों? सेकंड पेपर का जो 1 क्वेश्चन है वो डरने के लिए नहीं, वो सबसे आसान है। आप उससे केवल 2 व्याख्या आ रहा है मात्र, 10 नंबर का। आईएएस में भी 10 और 10 नंबर का 2 व्याख्या आता है, और वहाँ पर 20 नंबर का व्याकरण आता है, समास। ये सबसे ज़्यादा आप लोग के लिए भयावह स्थिति पैदा कर रहे हैं ना। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, इतना आराम से होता है यदि आपको ग्रामर समास पर अच्छे पकड़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी 20 नंबर, वहाँ भी 15-35 नंबर तो डायरेक्ट समास ही है ग्रामर। तो देखिए इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। पहली बात तो व्याख्या ही दे रहा है। 5 में अनुवाद जो हमारा कंपल्सरी था 8 में ऐच्छिक कर दिया। पहले भी 8 था, यानी पुराने पैटर्न को इन्होंने ला दिया, अर्थात अनुवाद अब कंपल्सरी नहीं रहा फिलहाल इस साल का। क्या पता आने वाला टाइम में फिर कंपल्सरी कर दे, उनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, यूपीएससी यूपीपीसीएस का जो सेटर, उस पर कभी विश्वास मत करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, सिलेबस पर विश्वास करिए, और संस्कृत राइटिंग जो आप कर रहे हैं, क्या मैं जो सही लिख रहा हूँ उस पर आप विश्वास करिए, और इसके अकॉर्डिंग आप लिख रहे हैं इस पर आप विश्वास करिए, और किसी पर विश्वास नहीं करिए। तो व्याख्या है। और देखिए यहाँ पर क्या क्या बदलाव हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक बदलाव संभव है आने वाला टाइम में, हो सकता है यह आपको व्याकरण खत्म करके 3 श्लोक का व्याख्या ही पूछ दे, 15-15-10। एक तो ये संभव है। दूसरा, आपको 6 का 6 किताब से पूछ देगा और कहेगा कि नहीं 4 श्लोक का व्याख्या करिए, 10 नंबर का। एक तो ये संभव है, ध्यान रखिएगा। आने कुछ भी संभव है, और वो प्रत्येक साल कुछ न कुछ बदलाव करेगा और कर भी रहा है। आप देख लीजिए 18, 19, 20, 21, 22 तब से कंटिन्यू कर रहा है कुछ न कुछ चेंजिंग। उसके बाद क्या है, एक तो ये है कि 4 किताब से। फिर भी मैं सलाह देता हूँ कि आपको यदि संस्कृत में अनुवाद आ रहा है तो व्याख्या लिखना एकदम आसान है, 2 इजी। कैसे? परिचय वही जाएगा, प्रसंग लिख दीजिए, भाव का विस्तार कर दीजिए सरल से, वर्तमान में प्रासंगिकता जोड़ दे, भाव समानता दे, साहित्यिक वैशिष्ट या व्याकरणात्मक वैभव लिख के निकल जाइए। बस 10 नंबर का तो लेना, कोई शब्द सीमा है नहीं, 10 नंबर के लायक लिखना है 150 शब्दों के अंदर। देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा। इसमें आपका 100% नंबर आता है, ये ध्यान रखिए। नंबर कटने, व्याकरण से भी अच्छा नंबर आता है यहाँ। 10 में 10 भी ला सकते हैं, 9.5 तक नंबर अच्छे से ला सकते हैं आराम से। अब आइए यहाँ दिक्कत कहाँ आई होगी, तो मैं सलाह क्यों देता हूँ कि आप 4 ही किताब को केवल पढ़िए। इसलिए मान के चलिए 6 का 6 किताब से पूछ दे, कोई 4 ही तो पूछेगा,
शिवराज विजय, नल चंपू नहीं पढ़ेंगे, 4 किताब को पढ़ लेंगे। और हाँ, 1 से 10 श्लोक तो सबका जरूर पढ़िए, या तो स्टार्टिंग से या तो पीछे से 1 से 10 श्लोक, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग से 1 10, पीछे से 1 से 10 श्लोक, लास्ट का 10। बीच में उस श्लोक को तैयार करिए जो कि आया हुआ है, एक जिसमें आने की संभावना के, जिसमें सूक्ति रहे, कुछ विशेष वर्णन है, उस श्लोक को आप तैयार कर लीजिए। फिर देख लीजिए आपका 4 में 4 मिल जाएगा, लिखना तो 2 ही है। तो उसी तरह किरातार्जुनीयम का आप देख लीजिए, इस बार 40वां नंबर का श्लोक पूछ दिया, ठीक है। उसके बाद यदि शिवराज विजय से भी पूछता है, नल चंपू से भी, तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी हम एक कॉमन चीज़ बना लेंगे, जैसा मैंने आप सबको बताया था, परेशान नहीं होइए। उसी तरह नल चंपू पर बना लेंगे एक कॉमन चीज़, परिचय वगैरह सब। उसके बाद करंट से उसको जोड़ेंगे व्याख्या में। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यदि 4 है तो 2 ही लिखना है, यदि 4 का 4 है, 2 मैं छोड़ने इसलिए कह रहा हूँ कि हम 4 कर लेंगे। सुखनासोपदेश मैं पहले भी बताऊँ 10 से 15 के बीच में, पर इस बार 11वां नंबर का पैसेज पूछ दिया, गद्य। इसका मतलब है कि आप 15 तक तैयार कर लेते तो श्योर मिल जाएगा, आज तक वही पूछा गया है, इस बार भी पूछा वही चीज़ है। तो पहले हम लोग देखते हैं, सुखनासोपदेश पूछा, उसके बाद शिवराज विजय से पूछा, उसके बाद आपका किरातार्जुनीयम से 40वां नंबर श्लोक पूछा, और नल चंपू से पूछा। अब इसमें तो व्याख्या तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, जो भी लिखे होंगे, चूँकि संस्कृत में लिखना था। अब आप मेन आपका यहाँ जो आप लोग को दिक्कत आई होगी वो आया होगा समास में। तो देखिए, समास जब भी विग्रह, जो हमेशा विग्रह पर निर्भर करता है, आप समास कैसे करते हैं। तो पहले देखिए हमारा जो रेखांकित है तरंग बुद्बुद, इसका विग्रह होगा तरंगेशु, तरंगेशु बुध बुध, ये हमारा आपका हो गया विग्रह, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही लिखेंगे, 2 हलंत है, चंचला तक नहीं जोड़ा है, ध्यान रखिएगा। अब कौन सा हो गया, सप्तमी तत्पुरुष है, सप्तमी तत्पुरुष, ये आपको चूँकि संस्कृत में लिखना था, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको 1 नंबर, इसमें आपको 1 नंबर, और ये जो पूर्ण विराम जो 2 लगाए, इसमें आपको हाफ नंबर मिला लीजिए। ये है, ना तो यहाँ आपको सूत्र लिखना, ना तो यहाँ पंक्ति बनाना, सीधा तरंगेशु बुद्बुद इति विग्रह अस्ति, ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। अत्र सप्तमी तत्पुरुष समास, इसमें 1 1 2.5 नंबर, चूँकि 8 दे रहा है पिछले साल से, इसका मतलब स्वाभाविक है 1 में 2.5 नंबर है। और यहाँ पर रूप सिद्धि प्रक्रिया मत बताइए, इससे ज़्यादा एक शब्द भी नहीं लिखना है, समझ गए, तरंग बुद्बुद। उसके बाद देखिए विविध संक्रांति, विविधा संक्रांति, इतना कर देते हैं, कर्मधारय तत्पुरुष। और होगा विविधा संक्रांति ययासा, जिसके द्वारा, यहाँ लक्ष्मी के द्वारा बताया जा रहा है, जिसके द्वारा अनेक प्रकार की संक्रांतियाँ उत्पन्न की जाती है, बहुब्रीहि समास। तो लिख लीजिएगा, विविधा संक्रांति शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए विविधा हो गया। यया, यत का तृतीया का एक वचन स्थित है, तो विविधा संक्रांति यया सा इति बहुब्रीहि समास है। समझ गए, बहुब्रीहि समास लिखने में ये है। देखिए, विग्रह पर निर्भर करता है, मैं बार बार कहता है, एक समस्त पद का कई विग्रह होते हैं, लेकिन जनरली यूपी पीसीएस में हम जहाँ तक देख रहे हैं कि जो किताबों में रहता है उसी चीज़ को वह ज़्यादा प्रूफ मानता है। तो ये भी आपका एक है, विविधा संक्रांति यया सा इति बहुब्रीहि समास। क्लियर हो गया, मिला लीजिएगा, इसमें 2.5 नंबर है। अब दूसरे में देखिए, ध्यान रखिए, 8 का 8 रेखांकित पद करना। अगला है आपका जो दिया है शिवराज विजय से, केनाप्य उपलक्षित उद्योग, इसको पहले तोड़ के देखिए, हमारा क्या है, केन, उसके बाद है अपि, केनाप्य, उसके बाद आपका जो होगा यहाँ अनुपलक्षित, अनुपलक्षित, उसके बाद हमारा है अनुपलक्षित उद्योगों, अलग अलग, अनुपलक्षित प्लस उद्योग। ध्यान रखिएगा, जब तक आप शब्द अच्छे तरह से नहीं समझेंगे, कभी भी आपका समस्त पद समास समझ नहीं पाएंगे, इसलिए संधि बहुत ज़रूरी है। तो अनुपलक्षितः उद्योगः यस्य सह बहुब्रीहि समास। मैं पहले भी आपको सलाह दिया हूँ, याद होगा, या तो तत्पुरुष समास करो, या तो बहुब्रीहि, या तो कर्मधारय, 19% यही सब होता है, ठीक है। बाद मौखित क्लियर हो गया, फिर से मिला लीजिए।
अनुपलक्षितः उद्योगः यस्य, इधर हम सह जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, असौ जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं। बहुव्रीहि समास, बहु इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद व्रीहि, ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुव्रीहि, बाहुव्रीहि। इसका मतलब एक नंबर इधर मिलेगा, एक नंबर यहाँ मिलेगा, पूर्ण विराम का हाफ नंबर। यदि पूर्ण विराम नहीं दिए तो हाफ हाफ गया। ठीक है, तो ये आपके विचार से मिला लिए होंगे। तो ये हमारा समास आपका चल रहा है दूसरा, मिला लिए होंगे सभी लोग। अब हम लोग चलें आगे। ये तो हो गया। अब देखिए हमारा कर्मधा, इससे पूछा है खासकर किराता अर्जुनियम से। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इस बार मिस प्रिंटिंग है। अब यहाँ आप देखिए प्राज सिरा लिखा है, रियल में क्या है, यहाँ पर आप विच्छेद करेंगे मणिपीठ सा इनो है ना, उसके बाद है यहाँ पर औरंजयत है ना, उसके बाद राजसीरा, यहाँ पर था औ प्लस औरंजयत, उसके बाद है राजसीरा। रियल में क्या है, औरंजयत, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग आया है, तो यहाँ आपको वह दया कर सकता है राजसीरा। आप देखिए क्या है, तो का दो हो जाता है, उसके बाद ये हमारा हो जाता है इस तरह से दराज सिरा है रूप में। आप देखेंगे कभी किताब को खोल के या श्लोक आप देखेंगे, ये है द्राज सिरा। तो इसका मतलब संधि विजेता है, यहाँ पर हमारा तो का दो को मिला दिया है, राज सिरा, तो इसका होगा राज्ञः सिरः, राजा का सिर। एक ध्यान रखिएगा, हर एक समस्त पद का 3 विग्रह मिनिमम हो सकता है। राज्ञो सिरः, राज्ञाम, राजन का शब्द रूप आप पढ़े होंगे, राज्ञाम सिरः, राजाओं का सिर, राजा का सिर। षष्ठी तत्पुरुष, क्या लिखेंगे, षष्ठी तत्पुरुष, मिला लीजिएगा और पूर्ण विराम देना मत भूलिएगा। तो ये आपका हो गया विग्रह। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्राज, वो रियल में द्राज है, प को दो हो गया। यहाँ पर आप लोगों को मुझे लगता है कुछ भी लिख दिए होंगे, 2.5 में 2.5 जरूर नंबर दे, क्योंकि ये मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, अब आइए चले हम लोग, ये तो आप समझ गए। अब अगला हमारा जो है देखिए क्या है, अगला है मृगा द्विजा, यहाँ तक है मृगाश्च द्विजाश्च, ध्यान रखिए इसका होगा हमारा मृगाह च और द्विजाह च है ना, मृगाह विसर्ग लगा दीजिए, मृगाह च द्विजाह च, ये हमारा द्वंद्व समास है। आपका होगा द्वंद्व समास। ठीक है, देखिए मृग और द्विज, द्विज से मतलब यहाँ होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। सबसे पहले क्या होता है, पूषों को यहाँ जो खाता है पहले मृग, उसके बाद उसको काट के लाया जाता है। तो इन चीज़ को हम लोग करेंगे। अभ्यर्हिते च से हमारा मृग का पूर्व प्रयोग होता है, और ये हमारा खैर पूर्व प्रयोग की यहाँ जरूरत नहीं है। आपको ये लिखना था, इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा और इसमें 1 नंबर मिलेगा, हाफ नंबर आपको यहाँ है। मिला लिए होंगे आप लोग। चलिए ये तो आपका हो गया। अब हमारा इसमें 2 देख लिए है ना, आपका ये द्वंद्व समास हो गया। और यदि यहाँ अंडरलाइन वह लून सिखेसु तक करता, तब क्या था, मृग द्विजय अलूना सिखा ये शामते बहुब्री, इस तरह से होता। लेकिन उन्होंने अंडरलाइन जहाँ तक क्या, केवल यही आपका मांग था, इतना ही लिखना था। अब आइए आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे, खासकर नल चंपू, तो कोई बात नहीं, समास तो आप विस्तृत पढ़े ही है, और विस्तृत पढ़ना भी चाहिए, बिना विस्तृत पढ़े कोई उपाय नहीं है। देखिए क्या, प्लवन चतुरः, प्लवने चतुरः, प्लवन में चतुर सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, प्लवनः चतुरः कर्मधारय समास, प्लवनः चतुरः यस्य बहुब्रीहि समास। तो बेस्ट है प्लवने चतुरः सप्तमी तत्पुरुष है। क्लियर हो गया। फिर हमारा शौर्य रसिका, रसिक कैसा है, शौर्य। तो शौर्येषु रसिका, एक सौरह रसिका यस्य बहुब्रीहि समास, सप्तमी तत्पुरुष, सौरह रसिका कर्मधारय। इन तीनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, नंबर मिलेगा। तो ये समास आपका क्लियर हो गया होगा। मिला लोगे 20 में 20 आया कि कितना आया, क्लियर हो गया। यहाँ सबसे ज़्यादा विद्यार्थी को दिक्कत होती है, तो ये रट के आप नहीं कर सकते। जब तक आप पूरा समास नहीं पढ़ेंगे कोई उपाय नहीं है। तो मैं आप लोगों को पढ़ाया भी था,
मेरा क्लास तो आपको पता ही है कि यूपीएससी के साथ 45 डेज कंबाइंड चलता है, फिर 45 डेज जो है अलग अलग में करके आपको राइटिंग के साथ करवाता हूँ। 45 दिन में आपको अनुवाद में सिखा देता हूँ, उसके बाद संधि, समास, कारक सब कुछ, उसके बाद फिर अलग अलग जो दोनों का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। अब आइए, मैं बार बार सलाह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दीजिए, शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ। क्यों? यहाँ आपको चारों किताबों में से 180 श्लोक पढ़ना पड़ेगा। 180 श्लोक आपको पढ़ना है। कैसे कैसे आपको पता है? 58 श्लोक, 52 श्लोक और 48 श्लोक और 22 श्लोक। देखिए 58 श्लोक कहाँ है? मृच्छकटिक में। 48 श्लोक कहाँ है? आपको पता है मृच्छकटिक का प्रथम अंक है। 48 श्लोक कहाँ है? कि उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में सारा पढ़ना है। 52 कहाँ है? 31 श्लोक प्रतिमा नाटक के प्रथम अंक में और 21 श्लोक प्रतिमा नाटक के द्वितीय अंक में है और 22 श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ। इस बार अभिज्ञान से इसने नहीं पूछा, तो 180 श्लोक पढ़ेंगे तब आपको 3 श्लोक का अर्थ आ सकता है। तो ये मैं बार बार सलाह देता हूँ कि इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आने वाला टाइम में यहाँ यह बदलाव कर सकता है। आशय पूछ सकता है, क्योंकि यूपीएससी में आशय पूछता है। 5 में आशय, 6 में 5 में व्याख्या, यूपीएससी में 6 में। यहाँ आपको 1 में व्याख्या हो सकता है, आने वाला टाइम में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ये नहीं कहता हूँ कि पूछेगा ही, लेकिन फिलहाल तो अर्थ पूछ रहा है। तो 180 श्लोक आप तैयार करते हैं तब आपका, मतलब इसमें आपको नंबर कम आता है, क्योंकि श्लोक में ये नहीं कि ये श्लोक यहाँ से लिया गया, इसमें ये सब बिल्कुल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोग बताते ये लिख दो, वो फालतू चीज़ें हैं। आप टू द पॉइंट लिखे, लिखा रहता है, सीधा अनुवाद करें इंग्लिश में। मैं बार बार सलाह देता हूँ इस क्वेश्चन को आप नहीं, क्यों? आपके पास विकल्प है, इसको छोड़ सकते हैं, इसके बदले 3 नंबर दे दें क्वेश्चन आंसर, उसमें इससे ज़्यादा नंबर आएगा। क्यों? 3-4 लाइन लिखने में आपको 15 नंबर नहीं दे सकता है। ऐसा इसलिए मैं कहता हूँ कि इस आधार पर बताने का मेरा तात्पर्य है कि देखिए विपिन सिंह हरे ने क्या कहता, श्लोक नहीं लिखा था, उसने क्वेश्चन लिखा था, पूछ लीजिएगा। और यही अश्विनी ने, और अश्विनी सिंह जो 10वां रैंक था, और मृत्युंजय ने श्लोक लिखा, तो उसको आया 159 सेकंड पेपर में। उसी तरह 159 अश्विनी सिंह को और मृत्युंजय सिंह को, लेकिन 168 नंबर आया था विपिन सिंह हरे को। अब बताइए, 9 नंबर तो ज़्यादा आया। मैंने दोनों से बात किया था, तो दोनों ने बताया था कि इस आधार पर, तब मैं बताता हूँ कि नहीं, श्लोक का अर्थ मत लिखो। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो टॉपर्स हैं उन्होंने जो लिखा, उन्होंने जो नंबर लाया, उस आधार पर, ये नहीं कि मैं अपने से आपको थोड़ा अलग हट के आपको बता रहा हूँ कैसे लिख दो वैसे लिख दो, ये नहीं। तो क्लियर हो गया। जहाँ तक देखिए तो इस बार पूछा उत्तर रामचरित का तृतीय अंक का 8वां श्लोक है, यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बांधवों में। फिर दलति हृदयम, ये आपका 31 नंबर का श्लोक है। फिर आपका जो बी है, ये आपका पूछा है मृच्छकटिक के प्रथम अंक से 36 नंबर का श्लोक है, लिम्पति तमोअंगानी, ये आपका 34 नंबर का श्लोक है। सब सिलेबस के अंदर है, बाहर नहीं है। और फिर आपका सी जो पूछा है, ये प्रतिमा नाटक के द्वितीय अंक का दूसरा श्लोक है, ध्यान रखिएगा, द्वितीय अंक का दूसरा श्लोक। और अथवा गतो राम प्रियम तेस्तु, राम तो गया अब तुम्हारा प्रिय हो, दशरथ कह रहा है, ये 20वां नंबर का श्लोक है। आपने स्टार्टिंग का 10 लास्ट का, इसका मतलब ये कर लेते हैं तो ही आपका मिल गया। इस बार अभिज्ञान से उसने नहीं पूछा था, आने वाला टाइम में वो अभिज्ञान से पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हैं। हम तो बार बार से तीसरा देखिए, लघु निबंध लिखे, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में प्रकृति चित्रण बिल्कुल आसान है। वहाँ पर प्रकृति का वर्णन कितना सुंदर किया गया है। पेड़ पौधा, शकुंतला जो लगाती है, पेड़ पौधा का, वृक्षारोपण का, सरोवादे का, तो प्रकृति के विशेष रूप से उपस्थापित करना था। मृच्छकटिक के प्रथम अंक के आधार पर चारुदत्त की चारित्रिक विशेषता, चारुदत्त देख रहे हैं, मृच्छकटिक है, नायक कौन है? ब्राह्मण है। बेचारे ब्राह्मण होने के बावजूद नित्य कर्म में कभी भी अपना हुआ जो है आलस्य नहीं करते, ये सबसे बड़ी उसकी चारित्रिक दोष है। मित्र के प्रति कितना वफादार, अपनी रियली स्थिति से अवगत कराते, ये दरिद्रता कितनी बड़ी चीज़ है। तो इसका मतलब चारुदत्त के बारे में बताना था कि उसका कैरेक्टर प्रथम के आधार पर। फिर देखिए, प्रतिमा नाटक के प्रथम अंक का सारांश लिखे, बिल्कुल आसान है। किस तरह से राम का जैसे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगता है, अचानक जो है बंद हो जाता है, दशरथ बेचारे दुखी हो जाते हैं, करुण रस है। उसके बाद धीरे धीरे राम, सीता, लक्ष्मण कैसे चले जाते हैं। ये तो बस तैयारी हो रही थी, होना था, कहीं गद्दी पर बैठना था, कहीं जंगल की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। आप लोग को बताया भी गया था, मटेरियल भी था डायरेक्ट। चलिए, ये क्वेश्चन आपको देना था और आगे भी फ्यूचर में यही दीजिए। 1, 3, 2 को छोड़ दीजिए। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो हमारे मटेरियल में 8 नंबर क्वेश्चन पहले आता था, पहले यानी 21 के पहले 20 में, वो अब 4 में डाल रहा है। वहाँ टिप्पणी मैंने 30 का दिया है।
30 में देखिए सब मिल जाता है। इस बार क्या पूछा, शिशुपाल, मतलब शिशुपाल वध के बारे में बताना था। शिशुपाल वध की किसी भी टिप्पणी को लिखने के पहले उसके विषय वस्तु जानकारी होनी चाहिए, कवि के बारे में थोड़ा, और एक दो सूक्ति, जैसे नव सर्गते माघे नव शब्दों न विद्यते, वहाँ दे सकते हैं। माघे ने मेघे कस्य कंपो न जाते, वो दे सकते हैं। मेघे माघे गतम भैया वो दे सकते थे आपको यहाँ। काव्यशु माघा, ये 3-4 सूक्तियाँ सेट कर दीजिए जो मटेरियल में था। भास के बारे में बताना था। संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार माने जाते, इसने कुल 13 नाटकों की रचना किया था। 13 को नाम आपको उल्लेख करना था भास के बारे में। उसके बाद स्वप्न वासवदत्तम के बारे में बताना था, जो आपके सिलेबस में था, खासकर प्रतिमा नाटक के बारे में बताते, और वहीं जो श्लोक में था उसी श्लोक आप सेट कर देते कि किस तरह से करुण रस का वर्णन किया, किस तरह स्वाभाविक वर्णन। त्रिविक्रम भट्ट नलचंपू, सोच के देखिए, त्रिविक्रम भट्ट का नलचंपू आपके सिलेबस में, और नलचंपू का श्लोक भी था, वही श्लोक आप लिख देते। आपको थोड़ा तकनीक से पढ़ना है, ध्यान रहे, विद्वान नहीं बनना है। आपका उद्देश्य हमेशा अधिकतम अंक लाना चाहिए, विद्वान बनना नहीं, ध्यान रखिएगा। आजकल क्या है, कुछ लोग इतना बड़े विद्वान बना देते हैं, 22 बुकलेट देखे, 22 टीचरों का मंडलीय समुदाय इकट्ठा कर दो, कहते पूरा विद्वान में। आप विद्वान तो बन जाएंगे, SDM नहीं बन पाएंगे। चलिए, इसका मतलब 8 का 4 में दे दिया। अब 5 देखिए, 5 तो कंपलसरी है। पिछले साल अनुवाद पूछा था, इस बार उन्होंने टिप्पणी पूछ दिया। याद करिए, मैं बार बार सलाह देता हूँ कि श्लोक को छोड़ के सारा पढ़ के जाइए। हाँ, उस चीज़ को पढ़िए जहाँ श्लोक कम सेट करना पड़े, और यदि श्लोक क्वेश्चन में दे उसी को सेट कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए क्या है, विस्कंभक। विस्कंभक अर्थोपक्षेपक का एक भेद है, पता ही है। अर्थोपक्षेपक के 5 भेद, विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंक अवतार और अंकमुख। इसमें से प्रवेशक पूछ दिया है ना आपका विस्कंभक। तो वृत्तवर्तिष्यमानानाम कथानुसारम निदर्शक है। उसके बाद संक्षिप्त अर्थस्तु, संक्षिप्त अर्थ को जो बताने वाला है, विस्कंभक आदौवस्य दर्शिता। आप इस श्लोक को जरूर आपको लिखना था। जब तक श्लोक नहीं लिखेंगे उसको बताएंगे किस तरह भूत और भविष्य की घटनाओं को दिया जाता है, सूचना दी जाए। ये तो हिंदी में लिखना था, आपको कोई परेशानी भी नहीं था, आराम से आप लोग लिख भी लिए होंगे, मटेरियल में था ही डायरेक्ट। सूत्रधार, सूत्रम धारियते इति सूत्रधार। नाटक में जो सूत्रधार होता है, जो डायरेक्टर होता है, उस चीज़ को सूत्रधार करता है। आप इसको व्याकरणात्मक दृष्टि से बताते हुए कि किस तरह से उसका प्रमुख कार्य होता है सूत्रधार का, और क्या क्या सब आता है, और सबको बताना था। इस अंक में यहाँ से, इस अंक में यहाँ, ये भी सूत्रधार था। आकाश भाषित, आकाशम प्रतिभाषितम या आकाश भाषितम, जो आकाश की ओर कुछ संकेत करके बोले उसको आकाश भाषित कहते हैं। नाटक में आप देखते हैं, खासकर स्वप्न वासवदत्तम, कई नाटक, यदि आप नाटक पढ़े होंगे, स्टोरी पढ़े होंगे, तो पात्र का आपको संकेत करना था और बताना था। इन दोनों में श्लोक की आवश्यकता भी नहीं थी, ठीक है। तो आप लिख सकते, तो बहुत अच्छा आया है। ऐसा नहीं कि कोई अजूबा चीज़ आ गया होगा, लेकिन हाँ, आप लोग या हम लोग को क्या अपेक्षा कर, अनुवाद तो पक्का आएगा वो, लेकिन कुछ और पूछ दिया। और ध्यान रखिएगा, क्या पता आने वाला टाइम में फिर वो अनुवाद पूछ दे, क्या पता दूसरा टिप्पणी पूछ दे, इसका कोई भरोसा मत करिए। इसलिए मैं बार बार सलाह देता हूँ, सब पढ़ के जाइए। क्लियर हो गया। 6 में देखिए बिल्कुल है, कथा। कथा के बारे में बताना था, है ना। कथा किसे कहते हैं, नाटक के बारे में, नाटकम ख्यात स्यात् पंचसंधि समन्वितम, पूरा लिखना था। चंपू, गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूर इत्यभिधीयते। तो ये भी बिल्कुल संक्षिप्त टिप्पणी ही आया था। तो चंपू काव्य के बाद 15-15-10 आया था, जो कि एकदम, आप देखिए, कथा साहित्य पढ़ ही रहे हैं, आप नाटक पढ़ ही रहे हैं, आपको है सेकंड पेपर में जो दूसरा को नाटक ही था, उसके लक्षण को चंपू काव्य पढ़ रहे हैं। नल चंपू, इसका मतलब क्या था, आपका सेक्शन ए में जो था वही तो बी में आ रहा है। फिर देखिए, जो सेक्शन ए में है, यदिहा अस्ति तदन्यत, बड़ी अच्छी बात है। 1 सप्ताह पहले IAS में यही आया था, है ना, जो 25 को परीक्षा हुई IAS में, यही यत यहाँ अस्ति। ध्यान देखिए, यत मन जो ज्ञान, इह मन यहाँ, अस्ति मन है, जो ज्ञान यहाँ है, मतलब महाभारत में जिस चीज़ का वर्णन महाभारत में, यद यहाँ अस्ति तत् अन्यत्र, तत् मन वह ज्ञान, अन्यत्र मन अन्यत्र है, सारे जगह है। अर्थात साहित्य में सब कुछ वो मिलेगा जो महाभारत में, या संस्कृत के जितने भी है, या दुनिया में जहाँ भी है। यन्नेहा अस्ति, विच्छेद कर दीजिए, यत प्लस न प्लस इह प्लस अस्ति, जो ज्ञान यहाँ नहीं है। अर्थात जो ज्ञान हमारा महाभारत में है वह ज्ञान सर्वत्र है। जिस चीज़ ज्ञान का वर्णन महाभारत में नहीं है वह दुनिया में कहीं नहीं, किसी भी ग्रंथ में नहीं। इसका मतलब क्या है, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, भाईचारा आदि के दृष्टि से आपको बताना था।
फिर देखिए संस्कृत गद्य साहित्य की परंपराओं का संक्षिप्त 3 ही गद्य है, बाणभट्ट, दंडी और सुबंधु। इनके परंपराओं के बारे में बताना था, विकास का, ठीक है, संक्षेप में। संस्कृत के ऐतिहासिक महाकाव्यों के महत्व को बतावा, बिल्कुल आसान है। संस्कृत का जो ऐतिहासिक महाकाव्य था इनके बारे में, ऐतिहासिक महाकाव्य लास्ट में हम लोग शिवराज ज्योदयम भी बताएंगे, जो श्रीधर भास्कर वार्णेकर ने लिखा है, वो स्टार्टिंग से लेकर राजतरंगिणी तक को वहाँ से लेके चलेंगे। इसका महत्व बताना था कि क्या महत्व था। जैसे राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के राजाओं का वर्णन है और शिवराज जो वीर शिवाजी के जीवन पर उपस्थापित किया, तो इन क्रम को बताना था। इसका महत्व आज क्या है, प्रासंगिकता, देशभक्ति के प्रति एक भावना जगाना, तो ये सब बातों को लिखना था, वर्तमान में उसको जोड़ना था। और मैं बार बार कहता हूँ यदि क्वेश्चन लिखे तो कोशिश करिए डायग्राम जरूर बनाइए, ठीक है, ये चीज़ें आपको करना चाहिए। अब आइए, तो आपने देखा सेकंड पेपर में क्या, अब हमारा अनुवाद है, चिंता न करिए, अब हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अनुवाद, जैसा कि आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अनुवाद एक एक नहीं कई कई विधियों से बनाया जाता है, अनुवाद एक ही विधि से नहीं। इस बार जो उन्होंने अनुवाद पूछा बहुत ही अच्छा, और केवल 10वीं स्टैंडर्ड तक का है, आगे नहीं है, 10वीं स्तर तक का है। और आप लोग कहते हैं सर मेरा 10वीं तक तो बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग रहा है संस्कृत, इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो मैं बार बार सलाह देता हूँ कि यदि आपका 10वीं तक है तो फिर आपको कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए कितना हल्का सा भी पूछा भी है, आप एकदम सेल्फ कर सकते हैं संस्कृत। अब तो इतना बढ़िया UPSC ने कर दिया सिलेबस कि थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए और कोई बढ़िया आपको गाइडलाइन करने वाला हो तो आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए। क्या ज़रूरी है आपको कोचिंग करना, एकदम ज़रूरत नहीं है। देखिए पहले 2 पैराग्राफ पूछता था, अभी तक जो पैटर्न था 1 पैराग्राफ कोई देता था। इस बार उन्होंने क्या किया, 18 सेंटेंस दे दिया, 18 वाक्य दे दिया, और क्लियर कर दिया कि एक वाक्य में आपको 4 नंबर है। इसका मतलब 4 शब्द है तो 1 शब्द में 1 नंबर, 6 शब्द होगा इसका मतलब आप समझ लीजिए उसका ये कर देगा, यदि 8 शब्द होगा तो हाफ नंबर कर देगा। तो ये शब्दों को उसने बहुत बढ़िया कर दिया। तो फिलहाल जो मेरे विचार से जो अनुवाद होगा वो कर लीजिए। आप लोग जो भी बनाए होंगे सही बनाए होंगे, अपने सिरे से ठीक ठाक बना के आए होंगे। लेकिन मैं जो आपको मेरे विचार से जो है, आज मंगलवार है तो क्या लिखेंगे, आद्य, आद्य विसर्ग कुछ नहीं लिखेंगे, मंगल वार विसर्ग है, एक होगा आपका मंगल वासर, अस्ति लिख सकते हैं, वर्तते लिख सकते हैं, विद्यते लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पूर्ण विराम नहीं लगाना है, कॉमा लगाना है, क्यों कॉमा दिया है। देखिए आद्य मंगलवार, वार शब्द जो है पुल्लिंग है, क्यों विरी धातु में घय प्रत्यय जुटा हुआ है, वारम नहीं लिखें गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं तरीका बताऊँ लास्ट के पहले आदो पुल्लिंग होता है। तो आद्य मंगलवार या वासरा अस्ति, हनुमान, भगवान हनुमान जी को नमस्कार। देखो यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा भगवते, फिर हो जाएगा हनुमते, उसके बाद होगा नमः। अब आप देखो 3 शब्द इधर था, 3 शब्द, 6 शब्द में आपको 4 नंबर था, देख लीजिए। तो ये हो गया आद्य मंगलवार या वासरा अस्ति भगवते हनुमते। हाँ जी शब्द है, देखिए जी शब्द का एक होता है वर्य, वर्य माना जी, तो वर्याय एक, तो हनुमते वर्या एक में मिला दीजिए, भगवान हनुमान वर्याय नमः, ये भी आपका है। दूसरा जी शब्द भी देखिए, जो शब्द में यदि हम इन्हीं प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जीन बन जाएगा। इसका शब्द रूप हम गुणिन पर चला देंगे, ठीक है, और चतुर्थी एक बार जीने बन जाएगा। तो ये भी बन सकता है, लेकिन ये थोड़ा भाषा क्लिष्ट हो जाएगा। तो भगवते हनुमते वर्याय नमः, क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा हमारा है, दूसरा जो अनुवाद है ये देखिए क्या है, उनके द्वारा हंसा जाता है। आपके सिलेबस में वाच्य नहीं है, लेकिन मैंने UPSC वाले के साथ आप लोगों को वाच्य पढ़ाया हूँ, इसलिए इसी दिन के लिए मैंने पढ़ा था, आपका कहीं दिक्कत ना अनुवाद में। देखो उनके द्वारा तो हो जाएगा तय, चूँकि यहाँ क्लियर नहीं है कि स्त्रीलिंग है तो ताभी भी हो सकता है ना। उसके बाद हो जाएगा मूल धातु में योर, बेस्ट है तय हस्यते या ताभी हस्यते, हस्यन्ते नहीं होगा, कुछ लोग हस्यन्ते लिख दिए होंगे, नहीं गलत है, क्योंकि ये कर्मवाच्य में नहीं है, भाववाच्य में है। देख रहे उनके द्वारा हंसा जाता है, ठीक है। तो ये होगा। अब सोचो 2 नंबर तय में हो गया, 2 नंबर यहाँ हो गया, ताभी में बस 4 नंबर मिल गया, पूर्ण विराम लगा दीजिए, क्लियर हो गया होगा। मिला लीजिए अच्छे तरह से अनुवाद, क्योंकि अनुवाद में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है जो लोग लिखे होंगे, ठीक है।
छात्र वन से डरता है, सारे लगभग कारक से आधारित दिया है। यद्यपि आपके सिलेबस में लघु सिद्धांत, लेकिन ये बृहत सिद्धांत से कारक से पूछ दिया है, इसलिए यूपीएससी वाले के साथ पढ़ाने से आप लोग को बहुत फायदा हो गया। छात्र देखिए वन से डरता है, तो छात्र का क्या होगा, छात्र डरता है एक वचन में, वन वनात जंगल से, है ना। विभेति डरता है, विभेति डरता है, छात्र वनात विभेति, ठीक है। 3 शब्द में आपको 4 नंबर, ये ध्यान रखिएगा। डरता है। स्त्रियां वन में उपवास करती है, ध्यान रखिए। स्त्रियां, स्त्री का शब्द रूप आप लोग पढ़े होंगे, स्त्री स्त्री स्त्रियां 1.3 प्रथमा बहुवचन। जंगल में, बने सप्तमी एक वचन लगा देंगे। उपवास करता है, यहाँ पर देखिए हो जाएगा एक तो हो जाएगा उपवसंती, दूसरा उपवासम, बिंदी लगा देंगे, कुर्वंती, ये ज़्यादा बेस्ट है। स्त्रियां बने उपवासम कुर्वंती 4 शब्द है, 4 में आपको 4 नंबर मिलेगा। क्लियर हो गया, मिलाते जाइएगा सभी लोग। वह देवताओं को नमस्कार करता है, देखिए कितना बढ़िया है, एकदम सरल सरल शब्द है। वह का क्या लिख दिए, सह, देवता शब्द है, तो देवता में तल प्रत्यय जुटा हुआ है, द्वितीय बहुवचन देवता बन जाएगा। लता पर चला दिए, बालिका पर। नमस्कार करता है, एक तो हो जाएगा नमस्करोति, ध्यान रखिएगा अनुवाद कई विधियों से बनता है, एक तो यह हुआ। दूसरा हम देवान भी लिख सकते हैं, देव का, है ना, देवता का और पर्यायवाची भी शब्द ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो शब्द दिया रहे उसी का आप संस्कृत में ट्रांसलेट करिए अलग से, तब देखिए जब हमको नहीं आ रहा है। दूसरा नमस्कारम भी लिख सकते हैं, नमस्कारम करोति, तो हमारे विचार से ये लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, 4 शब्द बन गया। सह देवता या देवान नमस्कारम करो, तो एक एक शब्द है, सोच कर देखो, एक शब्द में 1 नंबर मिल रहा है यहाँ पर, तो आप ये लिखे होंगे। आपको स्वैच्छिक है, आपके पास इतना विकल्प दे दिया कि आप सरल शब्द को चुन लीजिए। अब देखिए, जब गायें दूही जा रही थी तब वह गया, गोसु दुहिमान आंसू गत, एकदम सीधा यश च भावेन भाव लक्षणम, गोसु, यही आपका सही आंसर होगा, गोसु दुह्य मानासु गतः। सोच के देखिए, यहाँ पर हमारा सानच प्रत्यय है, रहा रहे के अर्थ में, 3 शब्द में 1 नंबर, 4 नंबर, 3 शब्द में 4 नंबर। ये यस्य च भावेन भाव लक्षणम सप्तमी से दे दिया है, जो कि हम लोग यूपीएससी वाले के साथ पढ़ते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा अनुवाद आप बना सकते हैं, जब यदा गाय मना गायों को, तो गौ गावो गावा गाम गावो गाह लिख सकते हैं, या हम धेनु, धेनु का शब्द रूप आपको याद होगा, धेनु 2.3 गायों को। दूही जा रही थी, दूही जा रही थी का मतलब है इसमें हम सत्री प्रत्यय जोड़े, दुहंती, है ना, दूही, दुहन दुहंती दुहत, दुहंती थी आसीत, एक तो ये बन गया। यदा गाह या धेनु दुहंती आसीत, जब दूह रही थी। एक तो और देखिए कई तरह से बनेगा, अभी परेशान ना होइए। तदा सह गतवान, तब वह गया, तदा मतलब तब, सह मतलब वह, गतवान मतलब गया, एक तो ये हो गया। दूसरा गच्छति स्मॉल लिख दीजिए, आप देखे होंगे गच्छति स्मॉल लिख दीजिए। तीसरा अगच्छत लिख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोग्धी अस्म भी, है ना, धेनु दोग्धी अस्म, लटलकार को ही जोड़ के अस्म लगा दीजिए, तो कई तरह से बनेगा। हमारे विचार से इनमें से कोई भी आप बनाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए, ये जो हमारा बताया गया है क्या है कि मथुरावासी पटना के लोगों से अधिक धनी है। अच्छी बात है, ये भी कारक से ही है। तो मथुरावासिनः पाटलिपुत्रेभ्यः आढ्यतरा, एक तो ये हो गया, ये एकदम आपको कारक में मिलेगा हूबहू, और यही हमको लगता है वो प्रमाणिक मानेंगे। दूसरा मथुरावासिनः गुनी गुणिनो गुणिनः पटनाया जनेभ्यः, पंचमी बहुवचन, है ना, अधिक धनवन्तः संति, धनवान धनवंतो धनवंता, ऐसे भी और तरीका बन सकता है, लेकिन जो मैंने पहले बताया वो ज़्यादा बेस्ट है। ये देखिए कितना, मैं पहले लेक्चर में इस सबको बताता हूँ, पहले क्लास में राम, मैं और वासुदेव विद्यालय में पढ़ते हैं। देखिए इसमें राम का हो गया रामः, मैं का हो गया अहम, वासुदेव का हो गया वासुदेवः, उसके बाद विद्यालय में क्या हो गया आपका विद्यालय, पढ़ेंगे,
तो हो जाएगा पठिष्यामः, ध्यान रखिएगा, पठिष्यामः। एक हमारा थर्ड प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष। यदि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष हो तो उत्तम पुरुष के अकॉर्डिंग क्रिया बदलता है, एक 3 करता होगा, इसलिए पठिष्यामा हो गया। तो ये देखिए, ये आपका अनुवाद हुआ। पानी लाओ, जलम आने पानी लाओ, पिपासया प्यास से, मम मेरा, है ना, कंठ शुष्यते, ये अनुवाद बन गया। धैर्यम धारे, धैर्य रखो, यानम गाड़ी, जाने में, गमने, अधना अति देरम अस्ति, लिखने की जरूरत तो नहीं है। धैर्यम बिंदी, धारे, धैर्य धारण रखो या धैर्य धारण करो। यानम मन गाड़ी, बिंदी लगा देंगे। गमने जाने में, ल्यूट प्रत्यय सप्तमी एक वचन। अधुना अभी, अति दूरम अस्ति, बहुत दूर है ना, अति दूरम अस्ति, बहुत दूर है। वर्ष में कितने ऋतुएं होती है, देखो वर्ष में क्या हो गया, सप्तमी लगा दीजिए, शब्द रूप के बिना कुछ नहीं होगा। कितने, कति, कितने, ऋतु ऋतु ऋतवः, कति ऋतवः। उसके बाद होते हैं, ये भवंती हो जाएगा, भवती भवता भवंती, वर्षे कति ऋतुवा भवंती। उनके क्या क्या नाम है, उनके मतलब ऋतुओं के। तेसाम, तत् का शब्द रूप कर देंगे, तेसाम किम के कानी, फिर कहेंगे किम के कानी, कानी कानी। उसके बाद नामानी, नाम नामनी नामानी। उसके बाद लिखेंगे अस्ति अस्त संति या वर्तन्ते या विद्यन्ते। मिला लीजिए। तो ये आपका अनुवाद चल रहा है। अब देखिए क्या है, वह कपड़ा मोटा है, कपड़ा शब्द नपुंसक है क्योंकि वस्त्रम संस्कृत होता है, तो क्या होगा, तत् वस्त्रम स्थूलम या पृथु वर्तते या अस्ति या विद्यते। ठीक है। धुलने में, प्रक्षालने, प्रक्षालन में, प्रक्षालने ज़्यादा चलेगा, अति चलिष्यति, बहुत ज़्यादा दिन चलेगा, है ना। उसके बाद फिर देखिए कितना बढ़िया है, गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। जनी कर्तु प्रकृति से दे दिया कारक से। गोबर का होता है गोमय, गोबरात नहीं लिख देंगे, है ना। गोमय मन होता है गोबर, तो गोमयात, गोबर से। वृश्चिक मन होता है बिच्छू, वृश्चिक पैदा होते हैं, बहुत है। वृश्चिका जायन्ते या प्रजायन्ते, दोनों में से कोई लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। तब क्या बिच्छू बिच्छू बिच्छवा लिख दिए होंगे, नहीं शब्द रूप चला दिए होंगे। आइए देखिए 14वां है आपका कि यहाँ पर जो वर्णन है आपका, हे सखा पुंडरीक यह तुम्हारे योग्य नहीं है। देखो कितना बढ़िया शब्द रूप का, देखिए कितना महत्व है। हे सखा, तो संबोधन सखी का पढ़े होंगे, तो हे सखे, ध्यान रखिए इस तरह से देंगे। ठीक है, संबोधन का चिन्ह, या हे सखे पुंडरीक, और इस तरह से लिखेंगे। हे सखा नहीं लिखा, हे सखे पुंडरीक, या यहाँ पर भी आप दे सकते हैं हे सखे पुंडरीक, लेकिन यहाँ पर नहीं भी देंगे तो आपका काम चलेगा। यह तुम्हारे योग्य नहीं है ना। यह मतलब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आयम या एषः, आयम या एषः तुम्हारे, तब माना तुम्हारे, योग्य, योग्य नास्ति, इसके अकॉर्डिंग ऐसा या उसके बाद योग्य, इदम रहता तो योग्यम हो जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो रजाई लाओ, तुलिका माने, है ना, तुलिका माने रजाई, आने माने लाओ, मुझे सर्दी लग रही है ना। तो सर्दी का शीत प्रकोप अनुभूयते, मया शीत प्रकोप अनुभूयते, वाच्य परिवर्तन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य स्थापना केन कृता, ध्यान रखिए ये भी आपका वाच्य परिवर्तन से है। यदि आप वाच्य नहीं पढ़ पाए होंगे तो आपके लिए अनुवाद इस बार कठिन हो गया होगा। देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एक में कर दीजिए, स्थापना का स्थापना कर दीजिए। उसके बाद किसके द्वारा, केन, किसके द्वारा की गई, कृता। क्लियर हो गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एक में कर देंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य केन कृता। ठीक है, ये कुल मिलाकर 4 शब्द था, 4 नंबर। महाभारत में कितने पर्व है। महाभारते कति पर्वाणि सन्ति,
महाभारते सप्तमी कति मन कितने पर्व पर्वणि पर्वाणि, इस तरह से 9 होगा। अस्ति अस्ता संति या वर्तन्ते या विद्यन्ते, कोई एक लिखेंगे। अंतिम पर्व कौन है? तो देखिए पर्व शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए अंतिम है ना, अंतिमम पर्व कौन सा है? तो कतमम वर्तते या ये। अब देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक ही आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा। वहाँ भी हमारा प्रश्न, जहाँ प्रश्नवाचक वहाँ प्रश्नवाचक लगा दीजिए। ये भी मेरे विचार से आप लोग मिला लिए होंगे सभी लोग। ये अनुवाद का एकदम जो आंसर होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट है, वह खेतों से गाय को हटाता है, वारणार्था नाम इप्सित है। ये भी हमारा वाच्य से दे दे। सह वह खेतों से, क्षेत्र है तो क्षेत्रेभ्य खेतों से, किसको हटा रहा है? गाय को। तो गांव भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक में धेनुम मन भी गाय होता है। वारयति एक, दूसरा हम निवार्यति भी लिख सकते हैं, उसके बाद हम उत्सार्यते भी लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी आप अनुवाद बना सकते हैं। तो मेरे विचार से शॉर्ट में जो एक सही आंसर होना चाहिए वो मैंने आपको बताया और आप लोग भी अब लगभग मिला लिए होंगे। लेकिन मैं एक सलाह ज़रूर देता हूँ सबको कि देखिए, ये तो मैंने आपको शॉर्ट चर्चा किया। अब पहले भी मैंने बताया कि अब यूपी पीसीएस यूपीएससी के बनिस्पत आसान हो गया। केवल आपको अनुवाद अच्छा सीखना है और ग्रामर पर पकड़ बना लीजिए। सेकंड पेपर ये कुछ नहीं, अनुवाद सीख जाइए और संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ लीजिए, क्लियर है। और 4 किताबों को शॉर्ट में पढ़ लीजिए। लेकिन यदि यूपी पीसीएस के मांग के अनुसार लिखता है तो आपको अभी भी 300 प्लस नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यही है, आजकल तो ऐसे शिक्षक विद्वान लोग पढ़ा रहे हैं जिसको समास तक नहीं आता है। कहेगा समास 4 है, नहीं 6 है, फिर कहेगा नहीं 4 या 6 है। बताइए, जिस आदमी को समास का सिलेबस पता नहीं, समास कितने हैं? संस्कृत में 5 है, देख लीजिएगा, लेक्चर 9, लेक्चर 10, लेक्चर 13 और 14। मैंने बताया है कि समास, मैं नहीं, सब पाणिनि के द्वारा बताया गया। संस्कृत में फिक्स है तो फिक्स है, लेकिन वो अंदाज से बताएंगे। हाँ, तत्पुरुष समास के प्रमुख 6 भेद है, अवान्तर 8 भेद है, कुल तत्पुरुष समास के 14 भेद है। तो आप सोच के देखिए, जिस आदमी को समास भी पता ना हो कितने भेद है, यूपी पीसीएस का सिलेबस पता ना हो, यूपीएससी का सिलेबस पता ना हो, बीपीएससी पीसीएस का सिलेबस ही पता ना हो, और ये यूपीएससी पीसीएस वाले को कहता है मैं तो 330 नंबर आपको दिलवा दूंगा। कोई दिलवाता नहीं, आप खुद लाएंगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, किसी के कहने से नहीं। और मैं जो आपको बताता हूँ, मैं इस आधार पर बताता हूँ कि पाणिनि संस्थान से विद्यार्थी ने लाया है नंबर। आप कभी भी किसी को पूछ लीजिए। तब मैं तो कभी यूट्यूब पर आना नहीं चाहता था, मैं कभी आना ही नहीं चाहता, लेकिन मुझे मजबूरी आना पड़ा। मैं कभी भी ऑनलाइन क्लास देना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरी एक तरह से आप लोगों ने मुझे लाया। क्यों? कहता था कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है इसको। तो मैंने कहा चलो अब मैं ही यूट्यूब पर आता हूँ। तो खैर चलिए, तो कम से कम आप अपने ऊपर विश्वास करिए। जो मैंने बनाया क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण करिए, अच्छे से देखिए और अच्छे तरह से। और सबसे ज़्यादा दिग्भ्रमित करते, मैं बार बार कहता हूँ, संस्कृत को पढ़ाने वाले ने सबसे ज़्यादा संस्कृत को नुकसान किया। क्यों? वो समास में देखिए रूप सिद्धि आ रहा है, स्व समोट लिख रहा है। रूप सिद्धि भैया बहुत लंबा चौड़ा बनता है, कभी भी भूल से रूप सिद्धि वाला प्रक्रिया मत बताइए। जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप लिखिए तो ज़्यादा अच्छा था। सम से आत्मा विनश्यति, हमारा और उनको तो कुछ भी नुकसान नहीं है, विनाश आपका है। बात समझ गए होंगे। तो आप कहता है धैर्य रखो, धैर्य के साथ आप अध्ययन में लगिए और अगली बार आप मेहनत करिए, क्योंकि बहुत जल्द फिर परीक्षा होने वाली है। और 300 का टारगेट रखिए, फर्स्ट पेपर में भी सेकंड पेपर में भी, जितना आ जाए। बस आपका काम है कर्म करना, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए क्या है उनका मत। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर हम लोग आगे मिलते हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद हम लोग मिले, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही थी इसलिए। ठीक है, धन्यवाद। शुभ दिनम।